Hello, Assalamu alaikum to everyone. Hope you will be fine and doing well. Okay, last time we have started our new chapter, chapter number 2, and finish our first exercise, that is 2.2. And I think there is no problem. आपने उसको solve किया होगा, इसमें कोई problem नहीं होगा आपको. Now, today we will start exercise 2.1. In this exercise, we will see that how can we form a linear equation in different applications. हम linear equation को जो है बिजनेस के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन में किस तरह से डेवलप कर सकते हैं और उसके डिफरेंट जो सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 होगा आज. ओके, इसमें अगर आप इसको ओपन कर लेते हैं पीडीएफ फॉर्म या बुक आप ओपन करते हैं तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट टू 18 they are similar as it is MCQs type. Determine which of the following equations are linear. आपने सिर्फ 1 to 18 क्वेश्चंस के अंदर आपने सिर्फ लीनियर इक्वेशन को टिक कर दोज विच आर लीनियर इक्वेशन उनको आपने टिक करना है कि ये लीनियर है और ये नॉन लीनियर है. And by definition, linear equation is that equation in which variable has maximum power is 1. अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, अगर एक वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो सबकी पावर 1 होगी. तो ये आप खुद ही चेक कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है. 1 to 18 सिर्फ आपने टिक करना है दोज इक्वेशन विच आर लीनियर एंड दोज इक्वेशन विच आर नॉट लीनियर. तो 1 to 18 ये आप खुद देखकर इसको टिक कर लेंगे कौन सी लीनियर है कौन सी नॉन लीनियर. और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे कि इस इक्वेशन को हम लीनियर कहेंगे या नॉन लीनियर. वैसे आप कर लेंगे सॉल्व, इतना मुश्किल नहीं है. मैं आऊंगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. ठीक है, 1 to 18 आप खुद देख लेंगे. मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो स्टार्ट. Now here this is our exercise 2.1 and question number is 19. In question number 19 उसने कहा है कि consider the equation 8x is equal to 120 as a two variable equation having the form of equation 2.1. अच्छा, ये इक्वेशन 2.1 जो है अगर हम इस एक्सरसाइज से पहले पेजेस की तरफ जाते हैं तो इस एक्सरसाइज से पहले आपको इक्वेशन 2.1 जो है वो इस शेप में नजर आएगी. दिस इज योर इक्वेशन 2.1. अगर आप इस एक्सरसाइज से पहले जाएंगे तो आपको इक्वेशन की शेप जो है वो इस तरीके से नजर आएगी. सो उसने यहाँ से कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है एक्स वेरिएबल. अब वो कह रहा है कि इस इक्वेशन को आप इस शेप में कंसीडर करें. कंसीडर दिस इक्वेशन एज टू वेरिएबल इक्वेशन. तो इसमें दूसरा वेरिएबल तो नहीं है हमारे पास. अब वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर जो है कि आप इस इक्वेशन को दो वेरिएबल की फॉर्म में लिखिए. तो हम इसको रीराइट करेंगे. 1 कैन बी रीराइट एज 8x plus 0y minus 120. मैंने इसमें 0y ऐड कर दिया. 0y मीन्स जीरो ही होता है, बट उसने जैसे गिवन स्टेटमेंट में गिवन क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आप अपनी इक्वेशन को टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखिए. मैंने टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया, बट यहाँ पे जो दूसरा वेरिएबल है वो नहीं है तो मैंने उसको 0y लेट कर लिया और 120 को इधर लिख दिया क्योंकि ये इक्वेशन हमारी जनरल फॉर्म है. तो 120 को मैंने इस तरफ लिख दिया, यहाँ 0 कर दिया,
ये मेरे पास जनरल फॉर्म आ गई लीनियर इक्वेशन की इन टर्म ऑफ टू वेरिएबल। वन वेरिएबल की इक्वेशन थी, मैंने उसको टू वेरिएबल फॉर्म में लिख दिया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट से मैंने इसमें दूसरा वेरिएबल ऐड कर दिया। डजंट मैटर कि वो जीरो है या कुछ है, हमने उसको जीरो, क्योंकि इसमें वो वाई नहीं है तो हमने इसको अज्यूम कर लेना जीरो वाई। जीरो वाई का मतलब जीरो ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारी बनाई हुई इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसी इक्वेशन है, बट इस इक्वेशन को हमने टू वेरिएबल फॉर्म में लिख दिया। अब हम आएंगे इसके पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए में उसने कहा है डिफाइन ए बी सी, मतलब ये ए, ये बी और ये सी आपने डिफाइन करना है। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 8, सो दिस बिकम्स a। अगर हम देखें ना, x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, कांस्टेंट टर्म c है, तो इस इक्वेशन को अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमें a की जगह पे 8 लग रहा है और b की जगह पर 0 और c की जगह पर -120। हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। ए पार्ट में उसने ए बी सी पूछा था, ये वाले ए बी सी। ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सी मीन्स द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसके साथ एक्स या वाई नहीं। नाउ हियर a is 8, b is 0, c is the constant term। ये ABC है। Now comes to the next part, which what pair of values satisfy the equation when y is equal to 10? पेयर का मतलब क्या होगा? पेयर का मतलब होगा कि आपने अपनी इक्वेशन में से x और y की वैल्यू बता, दो वेरिएबल है ना x y, आपने x और y की वैल्यू बता, तो कौन सा पेयर ऐसा है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि अगर हम x और y को यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करें तो इसका आंसर 0 आ जाए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y पेयर फॉर्म? और उसने बता दिया आपको इफ y इज इक्वल टू 10, इस पेयर के अंदर अगर y को हम 10 रखते हैं तो फिर ये पेयर क्या बनेगा, मतलब पेयर का मतलब x और y क्या होगा। अब y तो उसने बता दिया, अब हम x को कंप्यूट करेंगे। सो पुट y इज इक्वल 10 इन इक्वेशन 2। हम इसमें y को 10 पुट करके x निकालेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, y को 10 पुट करें, so this becomes 8x। 10 से 10 से जो है वो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 120 को इधर ले जाएं, x की वैल्यू निकाल लें, आपके पास x आ जाएगा 50। So solution becomes x is 15 and y is 10. This is your solution of part B। उसने पेयर्ड सॉल्यूशन पूछा था x y का, तो x को तो आपने कंप्यूट कर लिया 15, y को क्या पुट किया था 10, तो x y की वैल्यू आ गई 15 और 10। ओके जी, सी पार्ट की तरफ आएंगे। सी पार्ट में लिखा हुआ है व्हाट पेयर ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाइज द इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 20। अब आप इक्वेशन में x को 20 पुट करें और y की वैल्यू निकालें। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं अपने पुराने लेक्चर की तरफ आऊंगा जो हमने इंट्रोडक्शन में किया था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कहा था अगर इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा
तो इक्वेशन जो होगी, जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसका ग्राफ एक एक्सिस को कट करेगा, दूसरे को कट नहीं करेगा। ठीक है, मैं दोबारा उसको रिमाइंड कर रहा हूँ, आपके पुराने लेक्चर्स को, आपको जहन में भी होगा आपके। अगर इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो उसका ग्राफ एक एक्सिस को कट करेगा, अगर इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं तो उसका ग्राफ दो एक्सिस को कट करेगा। मेरे पास इक्वेशन ये है, मेरे पास इक्वेशन में एक वेरिएबल है, तो इसका ग्राफ एक एक्सिस को कट करेगा, दूसरा तो जीरो है ना, वो तो जीरो है। इसका ग्राफ एक एक्सिस को कट करेगा। कौन से एक्सिस को कट करेगा? क्योंकि इसके अंदर एक्स एक्सिस है, तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। अच्छा, फिर हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। ऐसा ग्राफ स्ट्रेट लाइन का अगर वो एक्स एक्सिस को कट करता है, वाई एक्सिस को कट नहीं करता, तो ऐसे ग्राफ की सिचुएशन क्या होती है, ऐसे ग्राफ के पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे ग्राफ का स्लोप जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये मैंने आपको बताया था। If a line parallel to y-axis, then its slope is zero. अच्छा, इनफाइनाइट, जीरो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो इसका स्लोप अनडिफाइंड, इसका स्लोप होगा इन्फिनिटी लाइन का, मैंने आपको बताया था। अच्छा, स्लोप इन्फिनिटी कब होता है? फिर मैंने आपको बताया था स्लोप की चार कंडीशन थी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इन्फिनिटी। स्लोप इन्फिनिटी कब होता है? जब आपके पास एक्स एक्सिस कांस्टेंट हो, मतलब एक्स एक्सिस में चेंजिंग ना हो, वाई एक्सिस चेंज हो, एक्स एक्सिस चेंज हो। तो अगर एक्स एक्सिस आपका चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप इन्फिनिटी होगा। स्लोप इन्फिनिटी होगा तो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो लाइन वाई एक्सिस को कट नहीं करेगी, एक्स एक्सिस को कट करेगी। लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट करेगी उसकी इक्वेशन इस टाइप की। ठीक है, अब आपके ध्यान में क्या आ गया कि अगर इक्वेशन में एक्स एक्सिस है तो उसका एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा। एक्स एक्सिस को आपने क्या निकाला है? 15। अब वो चेंज कर, अगर इक्वेशन में एक्स एक्सिस है तो इस इक्वेशन का एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। आपने अपने इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाली 15, सी पार्ट में वो एक्स को चेंज कर रहे हैं। इट कैन नॉट बी सॉल्व। अगर हम एक्स को चेंज करेंगे हम इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कंडीशन बता रही है हम अपने एक्स एक्सिस को चेंज नहीं कर सकते। इट बिकम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाता है एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस कांस्टेंट होगा तो एक्स की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, लेट्स सी, अगर हम चेंज करते हैं, एक्स को 20 में पुट कर दें इक्वेशन, तो क्या होगा? 8 इंटू 20 प्लस जीरो, वाई तो जीरो होता है ना, माइनस 120 इज इक्वल टू जीरो। 160 इज इक्वल टू 160 माइनस 120 इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया 40 इज इक्वल। ये क्या हो गई? ये आपकी हो गई रॉन्ग स्टेटमेंट। सही नहीं है ना ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। रॉन्ग स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं? मैंने बताया था एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, मैंने बताया था अगर एंड पे आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाए तो हम लिखते हैं नो सोल्यूशन। तो देखिए मैंने एक्स को चेंज किया ना 15 से 20। मैंने क्या क्वेश्चन में कहा हुआ था, उसने कहा एक्स को 20 पुट करें, हालांकि हमने यहाँ पे एक्स को 15 कंप्यूट किया हुआ है, तो अब एक्स 15 ही रहेगा। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक्स की वैल्यू 15 रहेगी। उसने चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद क्या हो गया? नो सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? हम एक्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, चेंज करेगा तो सोल्यूशन गायब हो जाएगा। 15 पे सोल्यूशन आ रहे हैं, जैसे आपने एक्स को चेंज किया सोल्यूशन गायब हो गया। रीजन वही है जो मैंने आपको बताई है। x axis cannot be changed, x axis become constant। ओके जी, अब वो आता है डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में कहता है वर्बलाइज द समवट यूनिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इक्वेशन। अब वो कह रहे हैं अपने
पार्ट ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया। अब डी के अंदर ना इन सबको आप वर्बलाइज करें, सबको मिक्स करें। मिक्स करके इसका कोई एक यूनिक आंसर बताएं इस पूरे क्वेश्चन का। इसका यूनिक आंसर क्या होगा? इसका यूनिक आंसर ये होगा। इसका क्या मतलब है? एक्स एक्सिस जो है वो 15 है, नॉट चेंज। ये चेंज नहीं हो सकता। इसको अगर आप चेंज करेंगे सोल्यूशन से गायब हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, इसको आपने यही रखना है। ये चेंज नहीं होगा। चेंज अगर होगा तो वाई एक्सिस चेंज होगा। वाई इज एनी रियल नंबर। आप देखें ना, यहां पर मैंने वाई को 10 पुट किया, एक्स 15 आया। अगर मैं यहाँ पे वाई को 20 ले लूं, वाई अगर 20 लेता हूं तो 20 फिर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0। एक्स फिर 15 आएगा। मैं वाई को 30 ले लेता हूँ, एक्स 15 आएगा। वाई को 40 लें, एक्स 15 आएगा। वाई को 60 लें, एक्स 15 आएगा। मतलब 15 10 पे, 15 20 पे, 15 30 पे, 15 40 पे, 15 50 पे। आप y को चेंज करें, आपका x एक्सिस चेंज नहीं होगा। 15 -10 पे, 15 -20 पे, 15 -30 पे। आप y को चेंज करें, x एक्सिस चेंज नहीं हो रहा। इस कंडीशन में क्या होता है? x एक्सिस बिकम कांस्टेंट और आपका y एक्सिस चेंज होता है। स्लोप अगर इन्फिनिटी होता है तो उसमें क्या कंडीशन होती है, मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन में, कि उसमें हमारा y एक्सिस चेंज होता है, x एक्सिस चेंज नहीं होता। अगर हम इन दो पॉइंट का स्लोप निकालते हैं, इन दो पॉइंट का स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप इन्फिनिटी है। इन दो पॉइंट का स्लोप निकाले, इन्फिनिटी आएगा। इन दो पॉइंट का स्लोप निकाले, इन्फिनिटी आएगा। इन दो पॉइंट का स्लोप निकाले, इन्फिनिटी आएगा। इन दो पॉइंट का स्लोप, ये पूरे के पूरे पॉइंट ऐसे हैं, इसमें से आप कोई से दो पॉइंट पिक कर लें, उसका स्लोप इन्फिनिटी आएगा। स्लोप इन्फिनिटी कब होता है? जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो लाइन सिर्फ एक्स एक्सिस को कट करती है। जब लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है तो उसका एक्स एक्सिस कांस्टेंट हो जाता है, वाई एक्सिस चेंज। अब देखें ना यहाँ पर, ये अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये देखें, ये अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ये आपका x15 है, x15 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 x15, ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसपे x15 रहेगा। इस पॉइंट पे y एक्सिस क्या है? ये सपोज 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये -10 है, ये -20 है, ये -30 है, ये -40 है। देखो y एक्सिस चेंज हो रहे हैं हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे y एक्सिस आपका चेंज हो रहा है और हर पॉइंट पे x एक्सिस 50 है। सारे पॉइंट आपके लाइन के ऊपर आएंगे और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, जिसमें y एक्सिस आपका चेंज हो रहा है, x एक्सिस चेंज नहीं हो रहा। ये इसका ग्राफ है। और ये ग्राफ किसका होता है? जब स्लोप इन्फिनिटी, जब स्लोप इन्फिनिटी होता है, इक्वेशन x वेरिएबल होता है, y वेरिएबल नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा लेक्चर आ रहा है जो हमने एक्सरसाइज शुरू होने से पहले डिफाइन किया। और मैंने आपको कल कहा था अपने लेक्चर को रिवाइज करके आना, क्योंकि उसका यूज हम एक्सरसाइज में करेंगे। देखो, इक्वेशन बहुत सिंपल है, बट उस इक्वेशन का जो उसका पूछने का अंदाज है ना, वो टिपिकल है। सिंपल इज दैट। अगर मैं कहूँ ना ये इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन सेट निकालें, आप 8 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे x इज इक्वल टू 50, ये इसका आंसर है। बट उसका देखो पूछने का अंदाज क्या था। मतलब एक आसान चीज को उसने किस तरह से मुश्किल करके आपसे पूछे, और देखिए उसके अंदर कितने सारे कंसेप्ट्स आ रहे हैं आपके। ओके जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अब आप इसी तरह का जो है वो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर
खुद करेंगे वो, ठीक है। वो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 19 मैंने किया है, 23 आप खुद करेंगे, मतलब हमारी क्लास जब ऑफ हो जाएगी फिर आप सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है जी। 20 पे उसने कहा है रिवर्क एग्जाम्पल 2। तो अब हम एग्जाम्पल 2 की तरफ आएंगे। एग्जाम्पल 2 जो है इस चैप्टर के पेज नंबर 36 पे गिवन। इस एक्सरसाइज से पहले पेज नंबर 36 पे हमारे पास एग्जाम्पल 2 गिवन है। तो अब पहले तो हम एग्जाम्पल 2 को देखते हैं, उसमें क्या गिवन है, उसमें क्या सॉल्व किया हुआ है, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल का रेफरेंस हमें क्वेश्चन में लेना है। तो इस एग्जाम्पल को मैं पढ़ रहा हूँ, इसको देखिएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। For the coming week, 120 hours of labor are available for manufacturing the 2 products. Work hours can be allocated for production of either products. In addition, since both products generate a good profit, management is interested in using all 120 hours during the week. Each unit produced of product A requires 3 hours of labors and each unit of product B requires 2.5 hours. Part A में उसने कहा है define an equation which state that total work hours used for producing X units of product A and Y units of product B. ओके, इसको ओवरऑल में इसकी समरी आपको डिफाइन करें तो इसमें क्या कहा गया है। एक कंपनी है, वो 2 किस्म के डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। एक प्रोडक्ट को उसने ए कहा हुआ है, दूसरे प्रोडक्ट को उसने बी कहा हुआ है। और फिर वो क्वेश्चन के अंदर खुद आपसे कह रहा है प्रोडक्ट ए के जो यूनिट्स है ना, जो वो मैन्युफैक्चर करती है, उसको आप एक्स लेट कर लें, और जो बी के यूनिट मैन्युफैक्चर कर रही है उसको आप वाई लेट कर लें। ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एक्स क्या होगा, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, बी क्या होगा, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। फिर उसने कहा है कि प्रोडक्ट ए का एक यूनिट, प्रोडक्ट ए का एक यूनिट जो है वो 3 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है, 3 घंटों में कंप्लीट हो रहा है। एक यूनिट 3 घंटों में कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके 2 यूनिट कितना टाइम लेंगे, तो नो डाउट आप कहेंगे 6 आवर्स। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 आवर्स एक यूनिट का टाइम है, तो 2 यूनिट का टाइम 6 घंटे हो जाएगा, 6 आवर। 3 यूनिट का टाइम कितना हो जाएगा, 9 आवर्स। 4 यूनिट का टाइम 12 आवर, एंड सो ऑन। एक्स यूनिट का टाइम कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, ये मैं स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं इसको रेस कर रहा हूँ ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। ओके, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा। अगर किसी का मिस हो जाता है तो वहां से उसको देख लीजिए। ओके जी, हम पहले एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। वैसे एग्जांपल बुक में सॉल्व हुई है, फिर भी अगर हम इसको दोबारा जो है अपने तौर पे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, पहले हम लेट कर लेंगे एक्स को, द टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ प्रोडक्ट ए। सिमिलरली वाई को हम लेट कर लेते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं प्रोडक्ट बी की। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट से ये कहा गया कि 3 घंटे जो है वो प्रोडक्ट ए का एक यूनिट 3 आवर में कंप्लीट हो, एक यूनिट। तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 यूनिट का टाइम कितना होगा, आप कहेंगे 6 आवर। अगर मैं कहूं प्रोडक्ट ए के 3 यूनिट का टाइम कितना होगा, आप कहेंगे 9 आवर्स। भाई एक यूनिट का टाइम 3 है,
तो 2 यूनिट का टाइम 3 टू 6 हो जाएगा, या 3 + 3, तो 3 यूनिट का टाइम 3 3 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर मैं पूछूं x यूनिट का टाइम कितना होगा, तो आप कहेंगे 3x। तो 3x क्या हो गया, ये प्रोडक्ट ए के x यूनिट का टाइम हो गया, टोटल टाइम। 3r 1 यूनिट का है, और x यूनिट का टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 3x। सिमिलरली y का 1 यूनिट 2.5 आवर में कंप्लीट हो रहा है, तो उसके y यूनिट कितना टाइम लेंगे, 2.5y। दोनों प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का जो टोटल टाइम है, अब हम इसका टाइम और इसका टाइम ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो टोटल टाइम कंपनी जो डिफाइन कर रही है वो है 120 आवर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 120 आवर्स, एंड दिस इज योर पार्ट फर्स्ट। पार्ट ए में उसने इक्वेशन डेवलप करने के लिए कहा था, तो हम देखें लीनियर इक्वेशन को डेवलप कर लिया। इतने यूनिट्स ए का 1 यूनिट ले रहे हैं, इतने इतने घंटे, इतना टाइम ले रहे हैं, तो उसके x यूनिट कितना टाइम लेंगे, 3x। इतना टाइम ले रहा है प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट, तो उसके अगर हम y यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसका टोटल टाइम हो जाएगा 2.5y। दोनों टाइप के प्रोडक्ट का जो टोटल टाइम है वो है 120 आवर्स। ये सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी हैं, आपने सिर्फ इसको एक इक्वेशन की शेप में लिखना। उसके बाद वो आपसे बी पार्ट में कहते हैं हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं इफ 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी आर प्रोड्यूस, 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, बी को हमने y कहा है, ए को हमने x कहा है, तो हम y को 30 पुट करके x की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। ये हमारा बी पार्ट होगा, पुट y is equal to 30 इन इक्वेशन 1, और यहां से हम x की वैल्यू निकाल लें। ये कैंसिल, 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 75। 75 को उधर ले जाए, माइनस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20 25 45 हो जाएगा, और यहां से x निकाल लें। ये क्या शो कर रहे हैं, ये आपको ये बता रहे हैं कि इतने टाइम में, जो कंपनी हमें टाइम बता रही है 1 वीक का, इतने टाइम में अगर हम प्रोडक्ट बी के इतने यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं, इस टाइम में प्रोडक्ट बी के इतने यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो बाकी जो टाइम बचेगा उसमें हम प्रोडक्ट ए के इतने टाइम मैन्युफैक्चर कर सकते, इतने यूनिट्स। इस टाइम के अंदर अगर प्रोडक्ट बी के इतने यूनिट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो बाकी टाइम के अंदर हम ए के इतने यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकते। ये हमारा पार्ट बी होगी। पार्ट सी में उसने कहा है if management decide to produce one product only, what is the maximum quantity which can be produced of product A, the maximum quantity of product B। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि मैनेजमेंट ये चाह रही है, क्योंकि उसने ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में कि मैनेजमेंट जो है अगर दोनों प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है तो दोनों से उसको बहुत प्रॉफिट होता है, दोनों से उसको बहुत प्रॉफिट होता है। तो मैनेजमेंट चाह रही है कि अगर हम ये सारा का सारा टाइम 120 आवर्स ए को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करें, बी को नहीं करते, इसको मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये सारा टाइम हम इसके लिए यूज करते हैं, तो ए के हम मैक्सिमम कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, ये सारा टाइम हम बी को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं, तो हम बी के मैक्सिमम कितने यूनिट मैन्युफैक्चर। तो अब हमारे पास ये सी पार्ट हो गया। सी पार्ट का फर्स्ट, इफ ओनली प्रोडक्ट ए
इज मैन्युफैक्चर्ड। क्या मतलब हुआ? हम सारा का सारा टाइम जो है वो सिर्फ ए को यूज करने के लिए, ए को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। सारा टाइम सिर्फ प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या करेंगे हम? y को 0 पुट कर देंगे। y का कोई यूनिट नहीं बनाना आपने। y का अगर कोई यूनिट नहीं बनाना तो हम y को 0 पुट कर देंगे और सारा टाइम इसके लिए खर्च करेंगे। पुट y इज इक्वल टू c। तो आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 1। और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज, ये क्या शो कर रहे हैं? ये आपको शो कर रहे हैं कि अगर हम ये सारा टाइम इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करें तो उसमें इसको हम 0 पुट कर देंगे। इसका हम कोई यूनिट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, इसको हम 0 पुट कर देंगे और यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। और अगर आप देखा जाए तो ये आपने इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट कंप्यूट किया। तो ये x इंटरसेप्ट का यूज हो गया। अभी हमने स्लोप नहीं निकाला, स्लोप को कहां पे यूज करेंगे वो जाहिर बात है नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। यहां पर हमारा कंसेप्ट आ रहा है x इंटरसेप्ट का। देखो टेक्निक हमने x इंटरसेप्ट यूज की है। हम इक्वेशन में y को 0 पुट करके x निकालें, सो दिस इज x इंटरसेप्ट। और x इंटरसेप्ट क्यों कंप्यूट किए? उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि सारा टाइम आप प्रोडक्ट ए के लिए यूज करें, बी को मैन्युफैक्चर ना करें। तुमने बी को 0 पुट कर दिया और ए की वैल्यू निकाल ली। तो ये चीज हमारी x इंटरसेप्ट कहलाती है। हम कर चुके हैं 2.2 एक्सरसाइज के। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट उसने कहा है कि अगर हम ये सारा टाइम बी को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करें, इफ ओनली प्रोडक्ट बी इज मैन्युफैक्चर्ड, अगर हम ये सारा टाइम प्रोडक्ट बी के लिए यूज करते हैं फिर क्या होगा? नाउ इन दिस केस we will compute the value of y intercept। अब हम इस केस में y intercept कंप्यूट करेंगे। y intercept के लिए हम क्या करते हैं? x को 0 पुट करते हैं। वही कंडीशन आती है ना, ये सारा टाइम इसके लिए यूज कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। इसका यूनिट मैन्युफैक्चर नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लें। यस, नाउ पुट x इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी, y कितना आ जाएगा? 120 डिवाइड बाय 2.5, 120 डिवाइडेड बाय 2.5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 48। तो ये तो थी आपकी एग्जांपल, ठीक है। इस एग्जांपल को उसने एज इट इज सॉल्व किया हुआ है बुक में, जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है उसमें भी ये सॉल्व हुई है, ठीक है। इसको हमने अपने तौर पे भी सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ आए। तो अब एक्सरसाइज ने क्या कहा आपको? रिवर्क एग्जांपल 2। आपने इस एग्जांपल को दोबारा सॉल्व करना है। रिवर्क एग्जांपल 2, इफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 आवर्स। तो अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज का। इफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 आवर्स, यहां पे आ गया 2, एंड प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 4 आवर्स, यहां पे आ गया 4। टोटल नंबर ऑफ आवर्स की उसने बात नहीं की, तो टोटल नंबर ऑफ आर ई रहेगा।
सिर्फ ये दो वैल्यूज उसने 20 के अंदर चेंज किए। अब आप इसका पार्ट बी खुद सॉल्व करेंगे, पार्ट सी खुद सॉल्व करेंगे, फर्स्ट बी और सेकंड। ए तो हो गया, ए तो सॉल्व हो गया, बी और सी ये अब आप खुद इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको 30 पुट करेंगे एज इट इज, y को 30 पुट करेंगे और x को कंप्यूट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, y को 0 पुट करके x निकालेंगे, फिर x को 0 पुट करके y निकालेंगे। ये अब आप खुद कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, मैं नहीं ले रहा क्योंकि कोई जरूरत नहीं है उसके लेने की। ठीक है, आप लेना चाहें ले लें। मैं अब आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। 21 में उसने आपको एक इक्वेशन दी है 4x1 माइनस 2x2 प्लस 6x3। ये इक्वेशन दी है और आपसे वो कह रहा है पार्ट ए में व्हाट वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन x1 इज इक्वल टू 2 एंड x3 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछ रहा है अगर x1 2 हो और x3 1 हो, तो आप x1 को 2 इसमें पुट कर दें, x3 को 1 इसमें पुट कर दें और x2 का आंसर निकालें और एंड पे x1 x2 x3 लिख के उसका आंसर शो कर दें। यस, 4x1 2x2 6x3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, 8 माइनस 6 ये 2 हो गया और यहां से x2 की वैल्यू बना जाएगी। तो सोल्यूशन क्या बनेगा आपका, x1 x2 x3, क्योंकि इक्वेशन में 3 वेरिएबल है तो तीनों को लिखेंगे ट्रिपल फॉर्म में, x1 x2 x3। x1 की वैल्यू क्या थी 2, x2 आपने कंप्यूट किया 1 और x3 क्या आ गया। सो दिस इज योर सोल्यूशन। और सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर हम x1 को 2, x2 को 1 और x3 को 1 इसमें पुट करें तो ये इसको 0 कर देगा। ये सोल्यूशन इस पूरी इक्वेशन को 0 कर देगा। सोल्यूशन वही होता है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये इसका सोल्यूशन है, x2 नहीं है इसका सोल्यूशन, याद रखिएगा। x2 इसको 0 नहीं करेगा, ये पॉइंट इसको 0 करेगा। तो अगर इक्वेशन में 3 वेरिएबल है ना, तो आपको तीनों वेरिएबल का आंसर लिखना है, क्योंकि तीनों वेरिएबल पुट करेंगे तो वो उसको 0 करेगा ना। बाद लोग स्टूडेंट कहते हैं ये हमारा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन नहीं है। ये तो आपने सिर्फ x2 कंप्यूट किया है और x2 जब इसमें पुट करेंगे ना 1, तो ये पूरी इक्वेशन 0 नहीं होगी। सोल्यूशन वो होता है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सिर्फ ये खाली पॉइंट आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। जब आप x1 को 2 पुट करेंगे, x2 को 1, x3 को 1, तब ये 0 होगा। तो ये इसका सोल्यूशन है, ये नहीं है इसका सोल्यूशन, ये इसका इनकम्प्लीट सोल्यूशन है, ये कंप्लीट सोल्यूशन। तो जब भी आप देखें इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो ओके, 2 वेरिएबल है तो आपने 2 वेरिएबल का आंसर लिखना है, 3 वेरिएबल है तो आपने 3 वेरिएबल का आंसर लिखना है, 5 वेरिएबल है तो आपने 5 वेरिएबल का आंसर लिखना है, अदरवाइज आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो सॉल्यूशन वो होता है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, तो ये सोल्यूशन करेगा इसको 0। ओके जी, ये हमारा पार्ट ए था। पार्ट बी में उसने कहा है आपसे define all elements of solution set in which values of two variables equals to 0. Let x1 x2, उसने क्या कहा आपसे, सारे पॉसिबल सॉल्यूशन कंप्यूट करें, सारे पॉसिबल सॉल्यूशन कंप्यूट करें जिसमें आप कोई से दो वेरिएबल को 0 लेट करें। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई। मैं x1 x2 को 0 ले रहा हूं और इस इक्वेशन में से x3 को कंप्यूट करूंगा। यस, x1 इज 0, x2 इज 0, x3 की वैल्यू क्या आएगी, x3 भी 0 आएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। इन अदर केस यहां पर हमने इस इक्वेशन का x3 इंटरसेप्ट निकाला है, x3 इंटरसेप्ट, इन दो को 0 पुट करके x3 की वैल्यू कंप्यूट। ये 3 डायमेंशन के अंदर x3 इंटरसेप्ट होगी। इंटरसेप्ट ये होता है ना कि इक्वेशन में जिस वेरिएबल का इंटरसेप्ट निकालना है उसको कंप्यूट करना है, उसके अलावा बाकी वेरिएबल को 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमने यही किया ना, x3 को कंप्यूट किया है, x1 x2 को 0 पुट कर दिया। इसका नेक्स्ट पार्ट, अब हम कोई और वेरिएबल लेट कर लेते हैं, x1 x3। अब हम इक्वेशन में से x2 कंप्यूट करते हैं, x2, तो इन दो को 0 पुट करते हैं। तो यहां से x2 क्या आएगा, वो भी 0 आएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ये आपका x2 इंटरसेप्ट है, क्योंकि आपने x2 को कंप्यूट किया है और x1 x3 को 0 पुट किया। ये आपका x2 इंटरसेप्ट है, ये आपका x3 इंटरसेप्ट है। अब हम x1 इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो x1 इंटरसेप्ट के लिए हम क्या लेट करेंगे, x2 और x3 को 0। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 भी 0 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, x1 x2 x3 0 0 0। तो उसने पार्ट बी में क्या कहा था, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन आपने कंप्यूट करने हैं जिसके अंदर आप कोई से दो वेरिएबल को 0 लेट करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे x1 x2 को 0 लिया, फिर x1 x3 को 0 लिया, फिर x2 x3 को 0 लिया। यहाँ पे मैंने x3 कंप्यूट किया, यहाँ पे मैंने x2 कंप्यूट किया, यहाँ पे मैंने x1 कंप्यूट किया। सो दिस इज कॉल्ड x1 इंटरसेप्ट, x2 इंटरसेप्ट, x3 इंटरसेप्ट। इसका लेने आप स्क्रीनशॉट। जैसे आपने 21 किया है वैसे ही आप करेंगे 22। तो अब जो है मैंने आपके क्वेश्चन 19 20 21 22 23 और 24 ऐसे ही है जैसे आपने एग्जांपल किए। 24 ऐसे ही है जैसे आपने एग्जांपल किए। तो 20 19 20 21 22 23 24 आप खुद करेंगे, एग्जांपल जैसे मैंने किया वैसे ही है, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन में 25 की तरफ। 25 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, बट उसमें एप्लीकेशन हमारी थोड़ी चेंज होगी। तो 25 देखें, न्यूट्रिशन प्लानिंग। न्यूट्रिशन प्लानिंग की एप्लीकेशन है। A dietitian is considering 3 food types to be served at a meal
she is particularly concerned with the amount of one vitamin provided at this meal. 1 ounce of food 1 provides 8 milligrams of the vitamins. An ounce of food 2 provides 24 milligrams, and an ounce of food 3 provides 16 milligrams. The minimum daily requirement MDR for the vitamin is 120 milligrams. उसके बाद पार्ट ए में कहता है if xj equals the number of ounces of food type J served at the meal, determine the equation which ensures that the meal satisfy the MDR exactly. न्यूट्रिशन प्लानिंग की एप्लीकेशन है, इसमें उसने ये कहा है आपसे, ओवरऑल मैं आपको इस क्वेश्चन का समरी आपको डिफाइन कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में उसने आपसे ये कहा है कि एक मील है, उसके अंदर 3 टाइप की फूड को हमने सर्व करना है। 3 टाइप की फूड को हमने सर्व करना है। तो हम 3 टाइप के फूड को जो सर्व कर रहे हैं ना, उसके हम 3 वेरिएबल लेट कर लेते हैं। फर्स्ट वेरिएबल x1, x2, x3। x1 क्या है? ये है आपके पास नंबर ऑफ ऑन्सेस, नंबर ऑफ ऑन्सेस ऑफ फूड 1। x2 क्या है आपके पास? नंबर ऑफ ऑन्सेस ऑफ फूड 2। x3 क्या है आपके पास? नंबर ऑफ ऑन्सेस ऑफ फूड 3। लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ना xj, xj का मतलब हो गया j is 1, j is 2, j is 3। जब आप j को 1 लेंगे ना तो ये बन जाएगा x1। जब आप j को 2 लेंगे तो ये बन जाएगा x2। जब आप j को 3 लेंगे ये बन जाएगा x3। फिर से लिखा हुआ है टाइप फूड j। जब आप j को 1 रखेंगे वो फूड 1 बन जाएगा, जब j को 2 रखेंगे वो फूड 2 बन जाएगा, जब j को 3 रखेंगे वो फूड 3 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ x1 जो है ये नंबर ऑफ ऑन्सेस शो करेगा फूड 1 के, x2 फूड 2 के, x3 फूड 3। ओके जी, नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? फूड 1 का 1 ऑन्स 8 मिलीग्राम विटामिन प्रोवाइड कर रहा है। फूड 1 का 1 ऑन्स 8 मिलीग्राम विटामिन प्रोवाइड कर रहा है। तो x1 ऑन्सेस कितने विटामिन प्रोवाइड करेंगे? 8x1। 1 ऑन्स इतना दे रहे हैं तो x1 ऑन्सेस कितना देंगे विटामिन? 8x1। फूड 2 का 1 ऑन्स 16 मिलीग्राम्स, फूड 2 का 24 है। फूड 2 का 1 ऑन्स 24 मिलीग्राम विटामिन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो x2 ऑन्सेस कितने विटामिन देंगे? 24 इंटू x2। तो उसके x3 ऑन्स कितने विटामिन प्रोवाइड करेंगे? 16x3। और टोटल MDR मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट वो कितना है? 120 मिलीग्राम। मतलब तीनों का सम आपके पास एग्जैक्टली 120 होना चाहिए। ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट। पार्ट बी में उसने क्या कहा है? If only one of 3 food type is to be included in the meal, how much would have to be served in each of 3 possible cases to satisfy MDR? अब वो कह रहे हैं मील के अंदर हम तीनों फूड शामिल नहीं करते। मील के अंदर हम कोई एक फूड शामिल करते हैं। मतलब फूड 1 अगर शामिल करते हैं, फूड 2 शामिल करते हैं, फूड 3 शामिल करते हैं। अगर फूड 1 शामिल करेंगे ये 2 जीरो हो जाएंगे। अगर फूड 2 शामिल करेंगे इनके ऑन्सेस 0 हो जाएंगे। अगर फूड 3 शामिल करेंगे इनके ऑन्स 0 हो जाएंगे। तो इसको रिक्वायर्ड करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए
हम फूड 1 के कितने ऑन्सेस यूज करेंगे, फूड 2 के कितने ऑन्सेस यूज करेंगे, फूड 3 के कितने ऑन्सेस यूज करेंगे। अगर एक वक्त में कोई एक फूड यूज करें मील के अंदर, तो हमारे पास इसके पॉसिबल 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या बनेगा, व्हेन फूड 1 इज यूज्ड, हम सिर्फ फूड 1 को यूज करते हैं मील के अंदर, तो क्या होगा, फूड 2 के ऑन्सेस, फूड 3 के ऑन्सेस 0 हो जाएंगे। इनको 0 पुट कर दें, तो फूड 1 के कितने ऑन्सेस रिक्वायर्ड होंगे 120 को मीट करने के लिए, फिफ्टीन ऑन्सेस। अगर हम मील के अंदर सिर्फ फूड 1 को यूज कर रहे हैं तो इतने ऑन्सेस रिक्वायर्ड होंगे इसको सेटिस्फाई करने के। सो हमने x1 इंटरसेप्ट कंप्यूट कर लिया इस इक्वेशन, तो x1 इंटरसेप्ट कंप्यूट करने के लिए क्या करते हैं, x2 x3 को 0 पुट कर देते हैं। ये x1 इंटरसेप्ट आ गया इन 3 डायमेंशन, 2 वेरिएबल 0, 1 वेरिएबल का आंसर निकाल। अब आपने इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट क्या करेंगे, व्हेन फूड 2 इज यूज्ड ऑन, फिर हम फूड 2 का आंसर निकालेंगे, ये 0 पुट करेंगे, ये 0 पुट करेंगे, x2 का आंसर। फिर इसका थर्ड पार्ट, व्हेन फूड 3 इज यूज्ड ऑन, फिर हम x3 की वैल्यू निकालेंगे, इसको 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे और x3 का आंसर निकालेंगे। ये 1 मैंने कर दिया है। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट करेंगे, 27 कंप्लीट करेंगे, 28 कंप्लीट करेंगे, 29 कंप्लीट करेंगे, 30 कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, कोशिश कीजिएगा सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई सॉल्व ना हो सके तो मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, और अगर कोई लंबा चौड़ा आंसर होगा, कोई लंबा चौड़ा कंसेप्ट होगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इनको डिफाइन करूंगा, ठीक है। कोशिश करना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। मैं समझाऊंगा, अगर आपने कोशिश की है, आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, एज पर डिस्कशन, कल हमारा सैटरडे है, कल हम फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था वीक में हम एक दिन एमसीक्यूज करेंगे और 2 दिन हम बुक को फॉलो करेंगे। तो हमने 2 दिन बुक को फॉलो किया है, तो एक्सरसाइज 2.1 2.2 मैंने कंप्लीट कर दी है। अब आपने इसकी रिपोर्ट करनी है मुझे कि आपने कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया, या कोई भी प्रॉब्लम है वो फिर आप उससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास का मतलब नेक्स्ट वीक। तो कल हम करेंगे चैप्टर 1 के एमसीक्यूज। मैंने आपको शेयर किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, एमसीक्यूज शेयर किए हैं। जिसके पास नहीं है वो मुझे सेंड कर दे, मैं उसको शेयर कर दूंगा। एमसीक्यूज आपके सामने होने चाहिए, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ एमसीक्यूज आपके सामने होने चाहिए। कल हम अपनी क्लास में फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे, बेसिक्स मैथमेटिक्स के, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं आपके, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसरिंग की तरफ। ठीक है, 2.1 के क्वेश्चन 1 से 18 तक उसको सॉल्व करना ही नहीं है ना आपने, मैं ये तो बता रहा हूँ, उनको सॉल्व नहीं करना, उनको सिर्फ आपने लिखना है कि ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर, सिर्फ ये लिखना है आपने, उनको सॉल्व नहीं करना आपने। लीनियर नॉन लीनियर सिर्फ उनको देख कर डिसाइड करना है कि इसमें से लीनियर कौन सी है और नॉन लीनियर कौन सी है। कैमरा अगर ब्लोर हो रहा है तो वो नेट का इश्यू होता है, मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट ले रहा होता हूँ और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे वो सेंड भी कर देता हूँ। तो थोड़ा सा इश्यू आता है नेट में, वो आप जाहिर बात है मैं भी बर्दाश्त करता हूँ, आप भी बर्दाश्त करें। क्या मतलब, अगर हम x की वैल्यू 15 पुट करते हैं तो सोल्यूशन नहीं आता हमारे पास, कैसे नहीं आता, ये देखो, ये देखो,
ये क्या इक्वल नहीं हो रहा? कैसे कैसे सोल्यूशन नहीं आ रहा? सोल्यूशन क्या होता है? आपको तो ये नहीं पता सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन यही होता है ना कि हम इक्वेशन के अंदर x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे, वही सोल्यूशन होता है ना। तो हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला है 15। आप कह रहे हैं सर इसको पुट करें तो इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो सोल्यूशन क्या मतलब होता है? सोल्यूशन का मतलब जीरो थोड़ी होता है। सोल्यूशन वो होता है अगर आप इक्वेशन में कोई पॉइंट पुट करें वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे। तो x हमने 15 इसका सोल्यूशन निकाले हैं, तो ये 15 जब आप x की जगह पुट करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। कैसे नहीं है ये सोल्यूशन? ये सोल्यूशन है इसका। आपको तो सोल्यूशन का मतलब नहीं पता अभी तक क्या होता है सोल्यूशन। देखिए असाइनमेंट में दे तो रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। आप माशाल्लाह समझदार हैं, आईसी में कर रहे हैं, आईसी में एडमिशन लिया है तो कुछ सोच समझ के आएंगे ना आप आईसी में के अंदर, या बस ऐसे मुंह हाथ भी नहीं धोया और ऐसे एडमिशन लेके आ गए? सोच समझ के बंदा डिसाइड करता है कि मैंने आईसीएमई के अंदर एडमिशन लेना है, मुझे यहाँ पे आके क्या करना है, ठीक है, मुझे पढ़ना है यहाँ पर आकर, क्योंकि ये बगैर पढ़े पास नहीं होता। अब अगर मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 2.2 के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये आपने करने हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ये आपका असाइनमेंट है, आप सॉल्व करें इसको। तो आप क्या कहते हैं, वो डंडा उठा के टीचर आपके सर पे खड़ा हो, हाँ जी ये असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे सबमिट कराओ, जिसका असाइनमेंट सही होगा तो उसको इतने मार्क्स दूंगा, जिसका गलत होगा उसको डंडे मारूंगा। ये चीज नहीं है भाई, ये बच्चे थोड़ी हैं। आप एक माइंड बना के हैं आईसीएमए के अंदर, मैंने पढ़ना है जाकर। अब अगर आपको कोई टीचर बता रहा है कि ये एक्सरसाइज है, ये आपने सॉल्व करनी है, इट्स मीन ये आपका असाइनमेंट है, आप इसको सॉल्व करें। इसमें कोई आपको डिफिकल्टी होती है अपने टीचर से पूछें। तो बताने का मतलब ये थोड़ी है कि अगर असाइनमेंट नहीं बताए तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अगर असाइनमेंट बताएंगे तो फिर सॉल्व करेंगे, नथिंग। ये तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आईसीयू के अंदर आया हूँ, मुझे पढ़ना है। अगर सर मुझे कोई वर्क दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं घर पे करने के लिए, तो वो एज अ असाइनमेंट है मेरे लिए, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये काम तो आप खुद आप अज्यूम करें ना इस चीजों को। देखिए रिकॉर्डिंग लेक्चर जो भी है ये आप मैनेजमेंट से बात करें कि मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड कर रहा है वो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अब हमारे पूरे इस सेशन को कंडक्ट कर रही है। जो भी रिकॉर्डिंग का मसला है, टाइमिंग का मसला है, वो आप मैनेजमेंट से डिस्कस करें। अब कल वो एक क्वेश्चन आया था सर रमजान की टाइमिंग चेंज करते हैं, वो तो मैनेजमेंट का काम है ना, मेरा काम थोड़ी है। मैनेजमेंट की तरफ से मुझे मुझे आएगा कि आपने इस टाइम पे क्लास लेनी है, ओके, टाइम चेंज करना है, रिकॉर्डिंग का इशू है, रिकॉर्डिंग चाहिए, क्या है, वो सारा काम मैनेजमेंट का है, क्योंकि ये पूरा सेशन मैनेजमेंट कंडक्ट कर रही है, तो मैं उसका एक पार्ट हूँ। तो आपको कोई भी मैनेजमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मैनेजमेंट से करें। फिर वो प्रोवाइडेड बुक, भाई आप लोग हैं कहाँ? अभी तक आपको बुक ही नहीं मिली। इतनी दफा मैंने नंबर सेंड कर दिया, इस नंबर पे मुझे रिप्लाई करें, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म सेंड कर दूंगा, और अभी तक आपका मैसेज आ रहा है सर बुक सेंड कर। इसका मतलब है आपने पूरा चैप्टर अभी तक सॉल्व नहीं किया, चैप्टर 1 सॉल्व नहीं किया, 2.2 सॉल्व नहीं की, और 2.1 हमने स्टार्ट कर दी। इसका मतलब है आपने पीछे से सारा काम अभी तक नहीं किया। तो आगे क्या करोगे भाई? अभी तक आपको बुक ही नहीं मिली। ये देखो बुक सेंड कर दी, दानियाल अली जी। इसका मतलब है आपने चैप्टर 1 सॉल्व नहीं किया अभी तक, आपके पास बुक नहीं है ना। आपने चैप्टर 1 सॉल्व नहीं किया, 2.2 आपने सॉल्व नहीं की, अब 2.1 स्टार्ट हो गई है। ठीक है आपकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। मैं तो जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ कर रहा हूँ। देखो अभी तक मेरे पास मैसेज आ रहे हैं सर पीडीएफ सेंड कर दें। भाई क्या अभी तक सोए हो आप लोग, क्या कर रहे हो पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप लोगों की मुझे समझ में नहीं आ रही क्या कर रहे हो आप लोग अभी तक। आज कुछ समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में नहीं आया भाई? नींद आ रही थी क्या आपको? कुछ समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया? ये सारी चीजें हमने वही डिस्कस की हैं जो हम अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर डिफाइन कर चुके हैं, सारी वही चीजें आ रही है हमारे सामने।
तो क्यों समझ में नहीं आ रहा? इसका मतलब आपको इंट्रोडक्शन का लेक्चर जो है वो समझ में नहीं आया, टू डिफिकल्ट, इसका मतलब है आपको लेक्चर समझ में नहीं आया जो हमने इंट्रोडक्शन किया था। और मैंने आपको कहा था उसको देख के आना घर से। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछने से अवॉइड करें सर, बिजनेस मैथ हमारे फ्यूचर में कहाँ काम आएगी। ये जो हमने आज काम किया है 2.1 एक्सरसाइज में, तो क्या आपको कुछ नजर नहीं आ रहा इसका यूज कहाँ पे होगा? हमने अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 25 सॉल्व किया है, 24 आप करेंगे, 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, एग्जांपल सॉल्व किए हैं। आपको लग नहीं रहा कि मैथमेटिक्स कहाँ भी यूज हो रहा है बिजनेस के अंदर? फिर आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर ये फ्यूचर में कहाँ यूज होगा। क्या करते हो आप लोग भाई, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते हो आप। ओके जी, टाइम हमारा ओवर हो गया है, और ये नंबर है, आप इस नंबर को देख लें। कितनी दफा नंबर दूंगा? ये नंबर देख लें और इस पे आप मुझे मैसेज सेंड कर दें, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और अपना ख्याल रखिएगा, मैं अपना सेशन ऑफ कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल हम एमसीक्यूज अपने जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन रहेगी आपका तो आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर देंगे, मैं वहां पे आपको उसका आंसर दे दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।